नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से। लोनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी गई है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर है कि कपड़ों का व्यापारी रईसुद्दीन के साथ 2 बेटों और पत्नी को गोली मारी गई है। इसमें रईसुद्दीन और 2 बेटों की मौत हो गई है जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, यहां पर 3 लोगों की हत्या हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई जिसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में बड़ी घटना घटी है। रईसुद्दीन और उसके 2 बेटों की मौत हुई है। रईसुद्दीन की पत्नी की हालत गंभीर है। लोनी इलाके में सुबह सुबह बड़ी घटना होने से सनसनी फैल गई है। 3 लोगों की वहां पर हत्या हुई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, रईसुद्दीन और 2 बेटों की मौत हुई है जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। लोनी इलाके में ट्रिपल मर्डर, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और कब की यह घटना है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, लोनी थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां की टोली एक इलाका पड़ता है और टोली मोहल्ला, वहां की ये घटना बताई जा रही है। तकरीबन रात 3 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है जब 4 से 5 बदमाश घर में घुसते हैं और परिवार के 4 लोगों को गोली मार देते हैं, जिनमें से कि 3 की मौत हो जाती है जबकि एक जो है वो भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। पूरा घटनाक्रम रईसुद्दीन के घर से शुरू होता है। रईसुद्दीन की गोली मारी गई, उसके 2 बेटों को और उसकी वाइफ को गोली मारी गई, जिसमें रईसुद्दीन और उसके 2 बेटे की मौत हो गई जबकि पत्नी जो है वो भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कपड़ों का व्यापारी था रईसुद्दीन। हालांकि जो पुलिस है, जिस तरीके से पूरे परिवार गोली मारी गई है, मामला रंजिशन मान रही है। कई बिंदु हैं जिन पर जांच करने के बाद पुलिस द्वारा कही जा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित राणा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी 6,000 और टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए योगी सरकार के आदेश पर यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती शुरू की गई है। इनकी काउंसलिंग आज से होगी जो कल तक जारी रहेगी और 30 जून को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए 26 जून को खाली पड़े पदों के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो यूपी सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग आज है। 6,000 सहायक शिक्षकों को यहां पर तोहफा दिया जाएगा। आज और कल अभ्यर्थियों के कागजों की जांच होगी। 30 जून को जारी होंगे नियुक्ति पत्र। 26 जून को जारी हुई थी शिक्षकों की लिस्ट और अब यहां पर सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग आज होनी है, जिसका इंतजार काफी दिन से छात्र कर रहे थे। चयनित अभ्यर्थियों के कागजों की जांच होगी। आज और कल अभ्यर्थियों के कागजों की जांच होगी। उसके बाद 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी होंगे। यूपी सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग आज होनी है। चयनित अभ्यर्थियों के कागजों की जांच भी होगी और उसके बाद इनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो बड़ी खबर, सहायक शिक्षकों को तोहफा यहां पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। आज सुबह करीब 11:50 पर राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचने के बाद वो गवर्नर हाउस जाएंगे। इस दौरान उनका काफिला लखनऊ के चारबाग, हजरतगंज से होते हुए राजभवन पहुंचेगा। इस वीवीआईपी दौरे को देखते हुए शहर में सड़कों पर कई जगह रूट डायवर्जन रहेगा। देर शाम राष्ट्रपति जजों के साथ हाई टी में शामिल होंगे और राजभवन में ही डिनर भी होगा। मंगलवार को राष्ट्रपति लोक भवन में मौजूद रहेंगे। यहां वो अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मंगलवार को ही दोपहर बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। जो तस्वीर आज से पहले दिखाई दे रही थी, उस तस्वीर में लगातार बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की सियासी जमीन पर खुद के पैर जमाने की चाल चल दी है। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।
दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। ओवैसी के इस ऐलान से सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किसको होगा? माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के MY फैक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ओवैसी और राजभर की पार्टी मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसे में समाजवाद की तरफ खिसकने वाला मुस्लिम वोटर बढ़ जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिल सकता है। इसके साथ ही राजभर की पार्टी भी अपने दबदबे वाले इलाके में वोट काटने का काम करेगी। इसका नुकसान भी अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि बिहार में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचा और ओवैसी की पार्टी 5 विधायक बनाने में कामयाब भी रही। इस बीच बीएसपी के साथ ओवैसी की पार्टी की गठबंधन की खबरें सामने आ रही थीं, जिन पर मायावती ने ट्वीट कर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी, तो क्या इस बार हाथी के साथ नहीं होगा किसी का हाथ? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को पूरी तरीके से गलत बताया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी व बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक व तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा चुनाव या आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ है, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। मायावती की सफाई के बाद ओवैसी और राजभर के सियासी गठजोड़ की तस्वीर साफ हो गई है। इससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के रण में इस बार एक अलग तस्वीर दिखाई देगी, जिसकी तैयारी करने में सभी दल सियासी तौर पर जुट चुके हैं। मायावती अगर अकेले दमखम दिखाने की रणनीति तैयार कर रही हैं, तो अखिलेश यादव नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर समाजवाद की नई तस्वीर लोगों के दिलों में बैठाने की चाल चल रहे हैं। सुख दुख में साथ निभाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां एक तरफ पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर खाने कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पार्टी जातीय समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यूथ विंग के प्रदेश सचिव और वाराणसी प्रभारी अंकित पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर ब्राह्मण विरोधी होने और उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जबकि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने भी अजय कुमार लल्लू पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही पार्टी नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग करने की बात कही थी। इसके साथ ही अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस उनके हाथ में आई, सबसे पहले उनकी घटिया मानसिकता सवर्ण विरोधी है। क्या सवर्ण विरोधी है यूपी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के 2 नए इस्तीफों के साथ इस बहस को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कांग्रेस की यूथ विंग के वाराणसी प्रभारी अंकित पांडे ने अपना इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के साथ ही चर्चा हुई कि अंकित पांडे ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर सवर्ण विरोधी, खासतौर से ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि न्यूज़ 18 ने अंकित से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक बड़े पूर्व नेता सुनील राय ने भी अजय कुमार लल्लू पर
सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष पर सवर्ण विरोधी का आरोप लगाकर नया शिगूफा छेड़ा जा रहा है? कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मुजफ्फरनगर की खतौली में अमनदीप कौर ने धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उस्मान ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर पहले फर्जी कागजात बनवाए और फिर निकाह कर उसका यौन शोषण किया। साथ ही 3 लाख की एफडी तोड़वाकर 2 लाख रुपए उधार लिए। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब आरोपी उस्मान ने दूसरी लड़की से शादी कर ली और अमनदीप कौर ने विरोध किया तो आरोपी के भाई नदीम ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, जब उस्मान का भाई नदीम अब भी फरार है। इसकी पुलिस को तलाश है। वो जो पहली वाली लड़की थी की भी बहु बेटियों की इज्जत को कोई खतौली नगर में हमारे हिंदू समाज की बेटियों को पिछले 4-5 दिनों में 3 घटनाएं सामने आई हैं। 2 घटनाओं में हमने जिन बेटियों को खतौली पुलिस के माध्यम से बरामद कराया था, उनका मुकदमा बहार जिले में पंजीकृत था। वहाँ की पुलिस आकर उन्हें ले गई है, लेकिन उसमें हमें जो साक्ष्य सामने आए हैं, जिसमें काजी हैं शहर के, उनके द्वारा निकाहनामा प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है वो बिल्कुल एक तरह से फर्जी है। वो प्रकरण थे वो जनपद हमीरपुर से संबंधित थे। वहाँ उनके मुकदमे पंजीकृत थे। लड़कियाँ वहाँ से भगा के लाई गई थी और उसका अपहरण का मुकदमा था। उसमें लड़कियाँ यहाँ से बरामद हुई तो संबंधित कार्रवाई जनपद हमीरपुर से होनी थी। एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था, एक लड़की ने अपने शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि अब्दुल वाव नाम का मुस्लिम युवक देशराज बनकर एक हिंदू परिवार की खेतीबाड़ी का काम देखता था, लेकिन अचानक देशराज एक दिन पीड़ित परिवार की लड़की को भगा ले गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने लड़की पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया है। इस विवाद के सामने आने के बाद पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी लड़का और उसका परिवार जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है और 5 साल का बच्चा भी है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की हमारा जो है वो जो है भगा ले हुआ है। क्या नाम है? देशराज। वो ऐसा है कि लड़की जो है वो बुलाएगा हमको बनाए दे तू और उसका खेती दिवा दी और देशराज बन गया और खेती जोते लागू 2 साल तक के जोते। उसके बाद में जब अपनी पटरी में कर पाई तो जो है लड़की तो 2 साल हमारे खेत बोए के हैं, हम बिटिया साथ धोखाधड़ी किए, हम जान नहीं पाए। फिर कहीं हम जा रहे हैं डॉक्टरी के जो है पेपर दे, अब तुम्हारे खेत न बोई गए तो हम कहते कोई बात नहीं न बोई हो। और बताइए हमका देशराज ना हमरे भाई हंसराज नाम जमाल बन के बताएं जात के नहीं आए हमारी बिटिया के यहाँ देखो हाल बने। आज अपराह्न थाना कुर्सी के अमरसंडा गांव के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री के एक लड़के के साथ चले जाने व शादी कर लेने आदि के बारे में एक लिखित तहरीर दिया है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की और लड़का दोनों पुलिस अभिरक्षा में हैं। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। धारा 64 CRPC का कथन अंकित कराया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। स्वागत है। ब्रेक के बाद मुरादाबाद से खबर है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बसों और पिकअप की टक्कर हुई हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना बागबड़ा इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 की घटना है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और पिकअप की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की वहां पर मौत हुई है, कई यात्री घायल हुए हैं। थाना बागबड़ा इलाके में यह हादसा हुआ है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर।
हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई यात्री वहां पर घायल हुए हैं। थाना पाकबड़ा इलाके में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के पूरनपुर रोड में कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन 2 तस्वीरों में देखिए, एक तस्वीर इस हादसे के बाद घायलों की, जिसमें घायल लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कार और ऑटो टक्कर जो हुई है, जिनके बीच हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार सभी मजदूर थे जो धान की रोपाई कर वापस घर लौट रहे थे। फिलहाल हादसे में घायल मजदूरों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।